आज हम विद्यार्थियों को हाई स्कूल गणित में एक नया अध्याय द्विघात समीकरण सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले विद्यार्थी द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में आपको क्या क्या सीखना है ये भी समझेंगे। मुख्य बातों की जानकारी किसी भी अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व यदि हो जाती है तो फिर उस अध्याय के प्रश्नों को हल करना बहुत आसान हो जाता है। अतः विद्यार्थियों, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस अध्याय को पूर्णतः कवर करना चाहते हैं, इसका पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो शुरुआत में हम बात करते हैं द्विघात समीकरण। लिखा हुआ है आपके सामने मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो पहले तो समझते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण तैयार होता है ये कैसे तैयार होता है। बच्चों, बीजगणित में आपने बहुपद को पढ़ा, बहुपद या व्यंजक। क्या होता है बहुपद या व्यंजक? एक से अधिक राशियों का मिश्रित स्वरूप। जैसे आपने कहीं लिख दिया x प्लस 2, तो यहां एक चर पद है और एक अचर पद है, तो ये बन जाता है बहुपद। इसको ही हम व्यंजक भी बोल देते हैं। कहीं हमने लिखा 3y माइनस 4, तो ये भी एक बहुपद या व्यंजक है। अब कहीं लिखा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, यह भी बहुपद या व्यंजक है। ये द्विपदीय व्यंजक है, ये त्रिपदीय व्यंजक है, ये भी द्विपदीय व्यंजक है या बहुपद है। ये दोनों एक घातीय बहुपद है और ये द्विघातीय बहुपद है। क्योंकि बहुपद वाले चैप्टर में आपको सिखाया गया होगा कि बहुपद में कम से कम एक चर का प्रयोग जरूर किया जाता है। कम से कम एक चर का प्रयोग जरूर किया जाता है। और जो भी चर का प्रयोग किया जाता है, चर जिसको हम अक्षर कहते हैं, चाहे वो x के फॉर्म में हो, a के फॉर्म में हो, p के फॉर्म में हो, p के रूप में हो, तो जिस चर का प्रयोग किया जाता है उस चर की जो अधिकतम घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इस बहुपद में x चर का प्रयोग किया गया और यहां पर x की 1 घात है और यहां x की 2 घात है, तो ये अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 घात, इसलिए इसको कहते हैं 2 घात वाला बहुपद। अब 2 घात वाला बहुपद है तो इसीलिए इसका एक शुद्ध नाम रख दिया गया द्विघात बहुपद। तो अब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद क्या है। ऐसा बहुपद जिसमें दिए गए चर की अधिकतम घात 2, ये कंडीशन है। अब देखो, तो अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रत्येक द्विघात बहुपद ऐसा ही होगा? तो उत्तर आता है नो। आपको ऐसा भी द्विघात बहुपद मिल सकता है x स्क्वायर माइनस 9, यह भी एक द्विघात बहुपद है। क्यों? हम जानते हैं एक से अधिक पद हैं, इसमें चर का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह बहुपद है। जिस चर का प्रयोग किया गया है उसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। अगर कहीं लिख दिया जाए 9x क्यूब माइनस 27, तो अब ये तुम्हारे पास 3 घात है इसमें, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। अब ये द्विघातीय नहीं, कैसा हो गया? त्रिघातीय बहुपद हो गया। तो ये तो हमने तुमको समझाया कि बहुपद कोई भी एक घातीय या द्विघातीय किस प्रकार होते हैं। कहीं पे लिखा गया ax
प्लस 3y प्लस b। अब यहां पे लिखा गया तो यहां देखिए एक से अधिक चरों का प्रयोग किया गया है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में x और y ही मूल चर माने जाते हैं, a और b गुणांक समझे जाते हैं। ध्यान दीजिए, x और y मुख्य चर माने जाते हैं और a और b जो यहां लिखे हैं ये गुणांक समझे जाते हैं। तो ये हमारा जो बहुपद है ये कैसा बहुपद है? एक घातीय बहुपद है। ध्यान रखना है, कैसा बहुपद है? एक घातीय बहुपद है। अगर कहीं लिख दिया गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो यहां पर x और y चर के रूप में प्रयोग किए गए हैं, तो x इंटू वाई जो यहां पे लिखा हुआ है ये दो घातों को प्रकट कर रहा है। x की एक घात और y की एक घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहां पर बहुपद की घातें दो बन रही हैं। लेकिन अगर इस बहुपद का मुख्य चर किसी एक अक्षर को माना जाए, x को माना जाए, तो बात अलग हो जाती है, फिर y एक गुणांक का स्वरूप बन जाता है। तो अब ज्यामितीय रूप में हम समझेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे बनता है। ज्यामितीय रूप का मतलब होता है कि जैसा कि अभी आपने पिछले अध्याय में सीखा होगा कि यदि कोई समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 है तो इस समीकरण को हम एक सरल रेखा के रूप में प्रकट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग चतुर्थांश बनाते थे, x की जगह 0 रखा तो y 2 आ गया, x 0 है y 2 आ गया, अर्थात ये 0,2 एक बिंदु बन जाता है। y 0 रखेंगे तो x 2 आ जाएगा, तो y 0 रखेंगे तो x 2, तो ये 2,0 बिंदु मिल जाता है। और इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है यह रेखा x प्लस वाई बराबर 2 है। अर्थात इस समीकरण को हम एक सरल रेखा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यह समीकरण कैसा है? एक घातीय समीकरण है, युगपत समीकरण है, दो चर वाला समीकरण है। तो किसी सरल समीकरण को, जैसे हमने लिखा x बराबर 2, एक ही अक्षर है, तो इस x बराबर 2 को हम भी एक रेखा के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कैसे? जब x बराबर 2 कहा गया तो y की वैल्यू तो यहां दी नहीं गई, तो फिर मान लिया जाता है कि y बराबर 0 है। x बराबर 2 है, y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 कहां रहता है? इस लाइन पर। y बराबर 0 हमेशा रहता है इस लाइन पर। और x बराबर 2 कहां रहेगा? इस लाइन से 2 दूरी उधर या इधर। अब ऊपर की तरफ कैसी दूरी है? धनात्मक। नीचे की तरफ कैसी दूरी है? ऋणात्मक। x की वैल्यू कैसी है? धनात्मक। तो x बराबर जो 2 बिंदु है, भुज क्या है? 2। तो सॉरी, यहां पर अभी हम बात कर रहे थे तो ऊपर बढ़ने पर y बढ़ता है और नीचे बढ़ने पर y घटता है। इधर बढ़ने पर x बढ़ता है और इधर बढ़ने पर x घटता है। तो x बराबर 2 है तो x बराबर 2 हमारा यहां पे आएगा। ठीक है ना? x बराबर 2 यहां पे आ गया। देखो x बराबर 2, y बराबर 0। ठीक है ना? तो ये एक बिंदु प्राप्त हो गया। लेकिन y का अगर यदि अन्य कोई मान है, y का मान कितना है? 4, x इतना ही रहे तो क्या हो जाएगा? x2 y4, यानी यहां बिंदु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2,4। तो इसी प्रकार y के मान बदलते हो, x का मान स्थिर हो, तो फिर हम एक ये लाइन खींचते हैं। ये लाइन हमारी कहलाती है x बराबर 2, अर्थात y से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने प्रारंभ में मान लिया था इसको 0। तो इस प्रकार एक चर वाले समीकरण से, एक चर हो चाहे 2 चर हो, अगर एक घातीय समीकरण है, एक घातीय समीकरण है, तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा? से रेखा प्राप्त होती है। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं
अब हमने एक रेखा ये खींची और एक रेखा ये खींची, दो रेखाएं हो गई। इस रेखा को हमने लंबाई कहा, इस रेखा को चौड़ाई कहा, तो हमारे पास एक आयत जैसी आकृति बन जाती है। ये क्या बन गया? एक आयत बन गया। आयत में दो विमाएं होती हैं, पहली विमा को लंबाई और दूसरी विमा को चौड़ाई। तो फिर हम जब इस आयत की स्थान की बात करेंगे कि इसमें कितनी जगह है, इस आयत में कितनी जगह है, तो इस जगह को हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो दो विमाएं होने पर क्या निकलता है? क्षेत्रफल। एक चर या एक विमा होने पर क्या निकलता है? रेखा। ठीक, एक घातीय समीकरण से क्या है, क्या निर्माण होगा? रेखा। और दो घातीय समीकरणों से हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा। कैसे? मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई है x, मन में सोचा इसकी चौड़ाई कितनी है? x, और इसकी लंबाई चौड़ाई से दो ज्यादा है। लंबाई कितनी है? चौड़ाई से दो ज्यादा है। तो लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, x प्लस 2 गुणित x। तो x से गुणा करोगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x। अब ध्यान दो जरा बच्चों, क्या निष्कर्ष निकल के आया कि यहां पर दिख तो भी दो पद रहे हैं, लेकिन एक पद जिसमें दो घात वाला है ना? अभी एक पद यहां पे छिपा है जिसको हम जीरो कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास यह एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। तो द्विघात बहुपद का अर्थ है कि हम समतल में क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय में जब हम समीकरण पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वहां बात हो रही थी एक रेखा की। अब बात होगी द्विघात समीकरणों में क्षेत्रफल की। तो इस प्रकार जो इसका मानक रूप होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बराबर जीरो रखने से ये समीकरण बन जाता है। अभी तक देखो हम समीकरण चर्चा नहीं कर रहे थे, हम इसे द्विघात बहुपद कह रहे थे। अब इसी द्विघात बहुपद में जब हम बराबर जीरो कर दिए हैं तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण बन जाता है। तो ये इसका मानक रूप हो गया द्विघात समीकरण का। इसके बाद आता है, यहां एक शब्द प्रयोग होता है मूल। इसको हम मान भी कहते हैं, इसको हम हल भी कहते हैं। एक समीकरण तुमको दे दिया गया, कहा गया समीकरण को हल कीजिए। तो हल करने का मतलब क्या करना है? हमें मान ज्ञात करने हैं। काहे का मान ज्ञात करना है? x का मान, चर का मान। मान काहे का ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो x के जो मान प्राप्त होंगे वही मूल कहलाते हैं। तो x के यहां पर हमें दो मान प्राप्त होंगे। क्यों दो मान प्राप्त होंगे? क्योंकि यहां पर ये दो घात वाला समीकरण है। तो द्विघातीय समीकरण में होने के कारण हमें यहां पर x के कितने मान प्राप्त होते हैं? दो मान प्राप्त होते हैं। पहले मान को नाम दिया जाता है अल्फा और दूसरे मान को नाम दिया जाता है बीटा। किसी भी द्विघात समीकरण में जब उसको हम हल करेंगे तो हमें दो मान प्राप्त होते हैं और वे दो मान जो होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। हमेशा अल्फा और बीटा के रूप में नहीं मिलेंगे, लेकिन जब दो मान प्राप्त होंगे तो उनको बीजीय स्वरूप में एक मानने का हमको तरीका दिया गया है कि एक को आप अल्फा कहिए और दूसरे को बीटा कहते हैं। तो इसका मतलब है प्रत्येक द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमेशा हमें दो मान ही प्राप्त होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब चलेंगे भाई, फिर इसके बाद आता है मूल ज्ञात करने की विधियां। अब अगर हम मूल ज्ञात करना चाहते हैं तो हम मूल ज्ञात करेंगे कैसे? तो इसके लिए हमारे पास मुख्यतः दो विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि,
और दूसरी है सूत्र विधि। हमारे पास दो विधियां हैं किसी द्विघात समीकरण को हल करने की, एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है सूत्र विधि। अब बच्चों को जब गुणनखंड पढ़ाए गए थे तो गुणनखंड में तो कई नियम सिखाए गए थे, कॉमन लेना, समूह बनाकर कॉमन लेना, वर्गांतर, घन योग, घनांतर, मध्य पद विभाजन, शेष फल प्रमेय, तमाम नियम पढ़ाए गए थे, 7-8 नियम पढ़ाए गए थे आपको। तो यहां पर हम किन नियमों का प्रयोग करेंगे? तो यहां पर गुणनखंड के हमारे पास मुख्यतः पहला नियम है मध्य पद विभाजन, मध्य पद विभाजन। दूसरा नियम है वर्गांतर और तीसरा नियम है पूर्ण वर्ग। ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान रखना है विद्यार्थियों को, जब आपको गुणनखंड मेथड से द्विघात समीकरण को हल करना है तो इन तीन में से किसी एक विधि का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपको सरल प्रश्न दिखता है तो मध्य पद विभाजन अथवा वर्गांतर लगाइए। वर्गांतर का प्रयोग कहां होगा? जब आपको प्रश्न a² माइनस b² के रूप में मिले, दो पदों के वर्ग के रूप में और बीच में अंतर का चिन्ह हो, इसीलिए इसका नाम रखा गया वर्गांतर। दो पद हो कैसे? वर्ग के रूप में, बीच में चिन्ह हो अंतर का, तो बन गया वर्गांतर। और इसका रिजल्ट क्या बन जाता है? a+b ऑफ a माइनस b। इसका ये मुख्य सूत्र है। इसी प्रकार पूर्ण वर्ग के भी दो मुख्य सूत्र हैं, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस ab प्लस b²। ठीक? और अगर a माइनस b² है तो ये 2ab, सही ढंग से लिख देते हैं, बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। तो अगर यहां माइनस लिखा है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। जल्दी में या सरल तरीके से हम सूत्रों को क्या पढ़ते हैं? a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। विद्यार्थी इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी कारण अभी लिखते समय छोटी सी त्रुटि हो गई कि 2 लिखने से छूट गया था। तो यहां पर हमारे पास जो इसे हल करने की 3 विधियां आई, तो इन 3 विधियों में सरल विधि क्या है? मध्य पद विभाजन या वर्गांतर। जब इन दोनों विधियों से कोई प्रश्न हल ना हो, किसी दिए गए समीकरण को कहा जाए कि आप गुणनखंड विधि से आपको लगाना है, आप मध्य पद लगा रहे हैं विभाजन, वो भी नहीं लग पा रहा है, वर्गांतर लगा रहे हैं, वो भी नहीं लग पा रहा है, तो फिर आपके पास हथियार के रूप में पूर्ण वर्ग विधि है। यानी कोई भी प्रश्न आप पूर्ण वर्ग विधि से लगाएंगे, लगेगा। किंतु जब गुणनखंड विधि से भी सवाल न लगे, किसी भी गुणनखंड विधि से, तो फिर हम सूत्र विधि का प्रयोग करते हैं। और यहां पर इस सूत्र विधि में आपको श्रीधराचार्य सूत्र आपको सिखाया जाता है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये श्रीधराचार्य महान गणितज्ञ थे, उन्होंने इस सूत्र को दिया था द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। तो यहां पर जो इस अंडर रूट के अंदर लिखा है यह विविक्तकर कहलाता है। b² माइनस 4ac क्या कहलाता है? विविक्तकर कहलाता है। यह इस सूत्र का प्रमुख गुण है, यह सूत्र के प्रश्न के गुणों को प्रकट करता है। अब बात करते हैं मूलों के लक्षण। इसको हम प्रकृति, स्वभाव
कई नामों से इसको प्रयोग किया जाता है कि मूल कैसे हैं, है ना, लक्षण क्या है, प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है। तो अभी हमने बात की थी कि श्रीधराचार्य सूत्र, जिसमें x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपान 2a ये सूत्र होता है। इसमें जो b स्क्वायर -4ac है इसे विविक्तकर कहा जाता है। कर जिसको हम d से भी सामूहिक रूप में प्रकट करते हैं, इसे हम b स्क्वायर -4ac कहते हैं। यही मूलों के लक्षण तैयार करता है। विविक्तकर क्या करता है? मूलों के लक्षण तैयार करता है। इसी पर मूलों के लक्षण निर्भर करते हैं। तो अब देखिए भाई, ये d या b स्क्वायर -4ac ये आपको कितने रूपों में मिलेगा? जब आप b स्क्वायर -4ac में abc के मान रखोगे तो d के मान निकलेंगे, अर्थात विविक्तकर निकलेगा। और यह विविक्तकर देखिए आपके पास क्या हो सकता है, या तो धनात्मक हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, और या तो ऋणात्मक हो सकता है। भाई हम कोई भी मान रख के जब सरलीकरण करेंगे तो सरल करने से जो उत्तर आएगा वो कैसा आएगा? या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, और या तो फिर 0 हो जाएगा। क्योंकि तुमको सिखाया गया 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो विविक्तकर के मान जो भी प्राप्त होंगे वो इन 3 तरीकों के ही प्राप्त होंगे। तो अब हम एक चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसी प्रकार विद्यार्थी बना लेंगे कि हमने लिखा b स्क्वायर -4ac का पहला आया कैसा रिजल्ट? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिजल्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं, पूर्ण वर्ग या अपूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई संख्या तुमको मिल गई 1, एक क्या है? ये 1 का स्क्वायर है। कोई संख्या मिल गई 4, क्या है? 2 का स्क्वायर है। कोई संख्या मिल गई 25, क्या है? 5 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार की संख्या यदि रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो तो ऐसे रिजल्ट पूर्ण वर्ग कहलाते हैं। तो यहां पर जो मूलों के जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक, कौमा परिमेय, कौमा भिन्न भिन्न। अब बच्चे ध्यान देंगे, जब क्या हो? b स्क्वायर -4ac का मान कैसा हो? धनात्मक हो, साथ ही में कैसा हो? पूर्ण वर्ग भी हो, तो मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब उन्हें लिखा जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और परिमेय का मतलब भिन्नों के रूप में प्रकट किया जा सकता है। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे। जैसे कि एक उत्तर मिल गया 3, दूसरा मिल गया 5। 3 क्या है? परिमेय संख्या। 5 क्या है? परिमेय संख्या। दोनों मान अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं होंगे। अब देखिए भाई दूसरी बात, अगर अपूर्ण वर्ग है तो फिर मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे, और क्या? भिन्न भिन्न होंगे। तो भिन्न भिन्न का मतलब गणित वाली भिन्न नहीं, अलग अलग प्रकार के। अपरिमेय का मतलब, अपरिमेय संख्याओं को तुमने सीखा है, समझा है, √3 है ना, रूट वाली संख्याएं। तो ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। दूसरा रिजल्ट क्या मिल सकता है? 0। जब मूल का मान 0 आ जाए, विविक्तकर का मान, तो फिर क्या होगा? मूल वास्तविक एवं समान या बराबर। वास्तविक भी होंगे और दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। तीसरी बात, अगर निगेटिव रिजल्ट आए, ऋणात्मक आए, ये क्या? निगेटिव, ये क्या? पॉजिटिव, है ना, धनात्मक या ऋणात्मक, तो फिर क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक केवल ऊपर होंगे
अब क्या होंगे? अधिकल्पित, या इसको हम काल्पनिक कहेंगे। ऐसी दशा में मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक क्या हो गए? जिनको हम कल्पना कर सकते हैं उनकी, लेकिन उनको हम प्रकट नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। तो जब विविक्तकर का मान निगेटिव आएगा तो मूल क्या हो जाएंगे? अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे। अब आते हैं, एक मुख्य चीज है मूलों के वास्तविक होने की दशा। मूलों के वास्तविक होने की दशा अर्थात मूल वास्तविक कब होंगे? तो ये तो हम ऊपर समझा चुके हैं। देखो यहाँ क्या है? वास्तविक। यहाँ क्या है? वास्तविक। यहाँ क्या है? वास्तविक। यानी इन तीन जगहों पर मूल वास्तविक हैं और यहां पर वास्तविक नहीं है। तो कब वास्तविक है? यदि विविक्तकर b² - 4ac क्या हो जाए? पॉजिटिव हो या जीरो हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। दोनों बातों को एक ही में लिख दिया कि विविक्तकर क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो, या फिर 0 के बराबर हो। तो इस सूत्र का प्रयोग वहां पर करेंगे जब किसी प्रश्न में कहा जाए कि मूल वास्तविक है, केवल वास्तविक कहा जाए। बल्कि वास्तविक के साथ अलग अलग गुण है ना। अगर केवल वास्तविक गुण कहा जाए तो 3 जगह हमको मिलते हैं, तो तीनों को मिला के हमने एक में लिख दिया। तो ये मूल के वास्तविक होने की दशा है। तो ये आपको हमने इस पूरे चैप्टर के जो रूल्स हैं वो आपको हमने सिखा दिए। अब विद्यार्थियों को इस वीडियो को बहुत ध्यान से सीखना है और रूल्स तैयार कर लेने हैं, जिससे कि अब आने वाले तुम्हारे प्रश्न आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे।